हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अरविंद सर और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। हम वन शॉट में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट आपको रिवाइज करवाएंगे। तो देखिए, चैप्टर मेरा जो है वो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा तरीके से आपको समझ में आएगा। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र कंप्लीट है। इसमें पूरा का पूरा सभी टॉपिक को कवर किया गया है। तो आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक, जैसे आपके अगर यूपी बोर्ड से होंगे तो आपके ये बोर्ड में जो है 1 यूनिट का ये पहला पार्ट है और दोनों 1 यूनिट पूरा कंप्लीट जो है 8 नंबर का आता है। ठीक, तो आज हम लोग इस वीडियो में केवल इस चैप्टर का फास्ट एक रिविजन करेंगे, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे आवेश। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? आवेश। तो ध्यान से देखिए भैया, आवेश क्या है? आवेश को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। तो देखो, आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है उसे आवेश कहते हैं। तो आवेश किसे कहते हैं? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या करता है? उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव करता है, अथवा अनुभव करता है। ठीक, अनुभव करता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव अनुभव करता है अथवा उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव करता है, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। आवेश बोलो, विद्युत आवेश बोलो, आवेश कहलाता है। ठीक, आवेश कितने प्रकार का होता है भैया? तो आपको हम बता देते हैं, आवेश 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो है वो धनावेश होता है। क्या होता है? धनावेश होता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ऋणावेश। क्या होता है भाई? ऋणावेश होता है, जिसको बोलते हैं निगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं? निगेटिव चार्ज। देखो, निगेटिव चार्ज कब आता है? जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जैसे कोई वस्तु है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल आएगा तो इस पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। दूसरी कोई वस्तु है, इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पे क्या आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। अर्थात किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं और किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। ठीक, तो आवेश हो गया, आवेश के गुण हो गया, आवेश के प्रकार हो गया। आवेश 2 प्रकार का होता है। इसके बाद थर्ड नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे जो है वो है आपका आवेश के गुण। क्या है भैया? आवेश के गुण। आवेश के गुण, गुण बोलो या गुणधर्म बोलो, बात एक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इसको बोलेंगे। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो देखिए, इसके गुणधर्म तो बहुत हैं। जैसे अगर प्लस प्लस हैं तो प्रतिकर्षण होता है। प्लस प्लस हैं तो क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। माइनस माइनस है फिर भी प्रतिकर्षण होता है। प्लस और माइनस है तो क्या होता है? आकर्षण होता है। तो हम लोग पहला गुणधर्म बता सकते हैं कि सजातीय आवेश, सजातीय मतलब एक ही प्रकार के चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश अर्थात विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो एक गुणधर्म ये हो गया। आपको एक गुणधर्म आपको मिलेगा
आवेशों की योज्यता, क्या मिलेगा? आवेशों की योज्यता। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं भाई, आवेश बोलो या विद्युत आवेश बोलो, विद्युत आवेशों की योज्यता। ये कुछ इम्पोर्टेंट गुणधर्म हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर गुणधर्म की हम बात करें, पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, ठीक। आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसको बोल सकते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलो या इलेक्ट्रिक चार्ज बोलो, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। तो एडिटिविटी क्या है? जैसे मान लीजिए कोई एक निकाय है, निकाय को सिस्टम बोलते हैं, और इस पे बहुत सारे आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे उपस्थित हैं, ठीक। तो इस वस्तु पे कुल जो आवेश होगा वो इनके अलग अलग आवेशों के योगफल के बराबर होगा, अर्थात Q1 फिर माइनस Q2 फिर प्लस Q3, जो भी होगा प्लस कर दो तो प्लस हो जाएगा, माइनस Q4 प्लस डैश डैश डैश। इसी को क्या कहते हैं? आवेशों की योज्यता कहते हैं। एक गुणधर्म और है भैया इसका, क्वांटीकरण है। क्या है? आवेश का क्वांटीकरण। तो इसको आप लिख सकते हो आवेश का क्वांटीकरण। क्या कहते हैं इसको? आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या है? आवेश का गुणधर्म है, ठीक। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब, इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? मतलब देखो, जो नेचर है, नेचर में जो आवेश उत्पन्न होता है वो एक मूल आवेश स्मॉल e का पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। अर्थात Q बराबर जो होता है वो प्लस माइनस यानी होता है। Q बराबर क्या होता है? प्लस माइनस यानी होता है। N बराबर 1 2 3 डैश डैश डैश। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। यानी जो प्रकृति में आवेश उत्पन्न होता है वो एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। इसे वो कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। एक गुणधर्म और है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको बोलेंगे आवेश का संरक्षण। क्या बोलेंगे? आवेश के संरक्षण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवेश का संरक्षण। तो ये 3rd नंबर है आपका भैया, आवेश का संरक्षण, ठीक। इंग्लिश में बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं जो है आवेश का संरक्षण। अर्थात किसी वस्तु का कुल आवेश संरक्षित रहता है। आवेश को इंसान ना तो बना सकता है और ना ही नष्ट कर सकता है, बस सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरण कर सकता है। इसे कहते हैं, हम लोग कह सकते हैं आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, ठीक। इसे कहते हैं आवेश का संरक्षण। अर्थात जो आवेश होता है वो संरक्षित होता है, ठीक। ये हो गया आवेश का गुण, आप लोग इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जो है वो आएगा कूलाम का नियम। आप लोग तेज़ी के साथ नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए, इसके बाद जो है वो आएगा आवेश का, क्या आएगा? कूलाम का नियम आएगा, ठीक। ये आवेश मैंने बता दिया, आवेश कितने प्रकार का होता है उसको बता दिया, आवेश के गुणधर्म क्या है उसको बता दिया, ठीक। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, आपके बोर्ड एग्जाम में इसी में से आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है, कहीं बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद आएगा भैया कूलाम का नियम, ठीक। क्या आएगा? कूलाम का नियम आएगा, कूलाम का नियम।
इसको बोलेंगे कूलाम्स लॉ। COULOMBS, कूलाम्स लॉ। ठीक, देखो कूलाम का नियम क्या है। अभी मैंने आपको बताया भाई प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षित करते हैं, माइनस माइनस है फिर भी प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन प्लस माइनस है तो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, किसी एक बल से करेंगे। ठीक, तो वही बल क्या है, वही हमको निकालना है, और इसी बल को निकालने के लिए कूलाम ने जो सूत्र दिया, जो नियम दिया, उसी को कहते हैं कूलाम का नियम। तो देखो कूलाम का नियम क्या है। ठीक, यहाँ पे हम दो आवेश ले लेते हैं, बिंदु आवेश ले लेते हैं। ठीक, एक आपका Q1 है, दूसरा आवेश क्या है, Q2 है। ठीक, इस पे भी प्लस चार्ज है, इस पे भी प्लस चार्ज है, और दोनों स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। तो दोनों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो F बराबर स्मॉल k Q1 Q2 बटे r स्क्वायर होता है। ठीक, क्या होता है, Q1 Q2 बटे r स्क्वायर होता है, जहाँ स्मॉल k एक कांस्टेंट है और स्मॉल k का जो मान होता है 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और ये वैल्यू जो है वो निर्वात या वायु के लिए केवल एप्लीकेबल है, बस निर्वात या वायु के लिए। किसके लिए भाई, निर्वात या वायु के लिए। ठीक, ये है कूलाम का नियम। अर्थात दो आवेश हैं, दोनों कुछ दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को कूलाम का नियम कहते हैं। F बराबर स्मॉल k Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। स्मॉल k क्या है, स्थिर विद्युत की नियतांक है। निर्वात या वायु में स्मॉल k का मान 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। ε0 क्या है, ε0 को निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहते हैं, और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। इसका उल्टा हो जाएगा मात्रा कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कूलाम का नियम है, बता दिया, आप लोग इसको लिख सकते हैं कूलाम का नियम। ठीक, इसके बाद भैया आता है आवेश वितरण। क्या आता है, आवेश वितरण। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आवेश वितरण। ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, आवेश वितरण। ठीक, इसको इंग्लिश बोलेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज वितरण का मतलब जैसे प्रसाद का वितरण होता है, लोगों में थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाता है, वैसे आवेश का वितरण होता है। तो देखो भैया, आवेश का वितरण जो है वो दो प्रकार का होता है। और कौन कौन दो प्रकार का होता है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। एक नंबर पे होता है सतत आवेश वितरण। क्या होता है, सतत आवेश वितरण होता है। क्या होता है, सतत आवेश वितरण। इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा होता है आपका असतत। क्या होता है, असतत। ठीक, क्या होता है भैया, असतत आवेश वितरण होता है। ठीक, असतत आवेश वितरण होता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्टिन्यूअस नहीं बोलेंगे, इसको डिसकॉन्टिन्यूअस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, डिसकॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक ना। तो यहाँ पर जो हमारा सिलेबस है वो असतत का आवेश वितरण नहीं है, क्या है, सतत आवेश वितरण है। ठीक, यहाँ पर जो हम लोग पढ़ते हैं वो असतत नहीं है, सतत है भैया। ठीक, कूलाम का नियम आप लोग लिख लिए, इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है। देखो, सतत आवेश वितरण जो है
वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ठीक, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो देखो भाई यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, आवेश वितरण मतलब समझते हो ना, जैसे ये आपका बोर्ड है। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? आवेश का वितरण कर दे रहा हूँ। ठीक, आवेश का वितरण कर दे रहा हूँ। अगर इस पूरे क्षेत्र में हर जगह आवेश की मात्रा समान रहेगी, हर जगह आवेश की मात्रा समान रहेगी, तो इसको सतत आवेश वितरण कहेंगे। एक दूसरा क्षेत्र है जहाँ पे कहीं पे आवेश बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, तो इस तरह के वितरण को असतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक, असतत आवेश वितरण जो होगा वो कुचालक पदार्थ में पॉसिबल है। किस में है? कुचालक पदार्थ, या इसी को कहते हैं अचालक पदार्थ। क्या कहते हैं? अचालक पदार्थ कहते हैं। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंसुलेटर। क्या बोला जाता है? इंसुलेटर बोला जाता है। ठीक, ये कुचालक पदार्थ में। लेकिन हम बात करेंगे सतत आवेश वितरण का, तो सतत आवेश वितरण जो होता है वो चालक पे होता है। किस पे होता है? चालक पे होता है, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोल सकते हो कंडक्टर। क्या बोल सकते हो? कंडक्टर। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, अभी तो ये चालक है, तो इसको मैं जहाँ पे जितना आवेश दूंगा वहीं पे उतना आवेश रखा रहेगा। तो यहाँ पे जो है असतत आवेश वितरण पॉसिबल है। अगर यही कोई मेटल का होता, लोहे का होता, कॉपर का होता, एल्युमिनियम का होता, तो मैं कहीं भी आवेश दे देता, आवेश पूरे सरफेस पे एक समान रूप से वितरित हो जाता, तो इसको बोलते सतत आवेश वितरण। तो यहाँ पे हमको यही पढ़ना है, हमारे सिलेबस में जो दिया गया है वो सतत आवेश वितरण है, असतत नहीं। तो सतत आवेश वितरण भैया 3 प्रकार का होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ बोल सकते हो इंग्लिश में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। तो अंग्रेजी के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो भाई, सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। और वो तीनों प्रकार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और आप लोग उसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करना हो आप लोग नोट कर लीजिए। मैंने बताया आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, सतत और असतत। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सतत का, तो सतत आवेश वितरण जो है वो 3 प्रकार का होता है। असतत हमको नहीं पढ़ना है। ठीक, क्योंकि असतत हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगर सतत की हम बात करें तो सतत 3 प्रकार का होता है, जिसमें नंबर 1 है रेखीय आवेश वितरण। क्या है भैया? रेखीय आवेश वितरण। क्या है? रेखीय आवेश वितरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो सतत आवेश वितरण में नंबर 1 क्या है? रेखीय आवेश वितरण है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और दूसरा क्या है? सतही या पृष्ठ, बोलो बात एक ही है, सतही या पृष्ठ आवेश वितरण। क्या? सतही या पृष्ठ आवेश वितरण। ठीक, तो देखो भैया पहले एक यहाँ समझ लेते हैं लीनियर आवेश वितरण क्या है। पहले इसको समझ लो तो उसके बाद इसको लिखते हैं। तो देखो रेखीय आवेश वितरण में क्या होता है, जो आवेश होता है वो एक रेखा में वितरित होता है। जैसे मान लो ये कोई क्षण है और इस पे आवेश क्या है? वितरित हैं। ठीक, तो इस तरीके से तो यहाँ बोल सकते हैं जब आवेश एक समान रूप से
किसी रेखा में वितरित होता है या रेखीय रूप से वितरित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। मान लो ये चालक तार है, इसकी लंबाई L है और इस पे जो आवेश की कुल मात्रा है वो स्मॉल q है। तो एक चीज़ यहाँ पे हमको पढ़ने को मिलेगा, रेखीय आवेश घनत्व। क्या पढ़ने को मिलेगा, रेखीय आवेश घनत्व हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को भैया कहते हैं लैम्डा। क्या कहते हैं, लैम्डा। लैम्डा बराबर होता है Q/L। क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है Q/L। ये कौन सा आवेश वितरण है, ये है रेखीय आवेश वितरण। ठीक, रेखीय आवेश वितरण किसको कहते हैं, जब आवेश एक समान रूप से किसी रेखा में वितरित होता है तो उसको कहते हैं रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक, और दूसरा नंबर जो यहाँ पे दिया गया है वह है सतही। क्या है, सतही या पृष्ठ, चाहे जो बोल दो, सतही या पृष्ठ आवेश वितरण। क्या बोलेंगे, सतही या पृष्ठ आवेश वितरण बोलते हैं। ठीक, अगर हम बात करें इसकी इंग्लिश का तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो ध्यान से समझो, अभी क्या था, एक रेखा पे वितरित था। अभी बात कर रहे हैं सरफेस का। जैसे ये हो गया, ये बोर्ड एकदम बिल्कुल प्लेन है। ठीक ना, अब आवेश इसके पृष्ठ पे वितरित होगा। ठीक, जब सतह पे वितरित होता है तो उसको क्या कहते हैं, सतही आवेश वितरण। जैसे सतह में आपका क्या हो सकता है, आपका कोई वर्ग हो सकता है, कोई आयत हो सकता है, या कह सकते हो कोई चादर हो सकती है। अब ये चादर इनफाइनाइट लेंथ की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या था, तार था, तो तार में केवल लंबाई था, तो यहाँ पर हमको रेखीय आवेश घनत्व मिला। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L होता है। ठीक, अगर इसके मात्रक की मैं बात करूँ तो ऊपर क्या है, Q है, Q को हो जाएगा कूलाम, नीचे लंबाई L है, L को हो जाएगा मीटर। तो यानी इसका जो मात्रक है रेखीय आवेश घनत्व का, कूलाम प्रति मीटर है। अगर हम बात करें इसके बीमा की, बीमा का मतलब डायमेंशन, तो भैया आवेश का जो होता है बीमा AT होता है, नीचे क्या है, लंबाई है, L है। जब इसको सॉल्व करेंगे L⁻⁻1 × T हो जाएगा। ठीक, ये इसका डायमेंशन आएगा। ठीक, अब आता है सतही या पृष्ठ आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, जब आवेश किसी सतह पे एक समान रूप से वितरित होता है, क्या होता है, किसी सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसको कहते हैं सतही या पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या था, लेंथ था, यहाँ पे क्या रहेगा, एरिया रहेगा। क्या रहेगा, एरिया रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या पढ़ेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। अगर इसकी अंग्रेजी की बात करूं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है उसको स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, ये आवेश इस पे मान लो Q है। ठीक, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A। ए क्या है, एरिया है, क्यों क्या है, इस पे जो आवेश की मात्रा है। ठीक, ये हो जाएगा। और इसके मात्रक की बात करूँ तो ऊपर आवेश है तो कूलाम हो जाएगा, नीचे क्षेत्रफल है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें अर्थात इसके बीमा की बात करें तो बीमा बराबर आवेश है, आवेश का भैया होता है AT। कैसे पता, क्योंकि आप लोग 10th में पढ़ के होंगे, I बराबर होता है Q/T। तो यहाँ से Q बराबर निकालोगे तो IT, I धारा का A हो गया, T का टाइम T हो गया, तो जो Q का बीमा आएगा वो AT आएगा, इसलिए मैं बार बार AT लिख रहा हूँ। और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का आप लोग मीटर के स्क्वायर पढ़े होंगे अर्थात L⁻²। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे A L⁻² × T हो सकता है, ऐसा इधर उधर इसको कर सकते हो। ठीक, तो ये हो गया सतही या पृष्ठ आवेश वितरण, आप लोग इसको लिख लीजिए। एक थर्ड नंबर बचता है आपका, थर्ड नंबर क्या है उसको देख लेते हैं।
थर्ड नंबर है आयतन आवेश वितरण। क्या है भैया? आयतन आवेश वितरण है। ठीक, क्या है? आयतन आवेश वितरण। अगर इसको हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इसको बोल सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, देखो जब आवेश किसी गोले पर वितरित हो जिसमें हम लोग आयतन निकाल पाए, जैसे ये हो गया, मान लो ये कोई गोला है। ठीक, अब क्या है कि आवेश जो है पूरे गोले पे एक समान रूप से वितरित हैं। ठीक, और इस गोले का जो आयतन है वो मान लेते हैं V है। तो इसको अगर परिभाषित करना होगा आयतन आवेश वितरण को तो बोल सकते हैं जब आवेश किसी गोले पर एक समान रूप से वितरित होते हैं या पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आयतन आवेश वितरण। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको निकालने को मिलेगा, यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व। तो क्या चीज़ मिलेगा? आयतन आवेश घनत्व। ठीक, आयतन आवेश घनत्व। इसको हम लोग अगर अंग्रेजी में बोलना चाहें तो लिख सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये जो होता है वो रो होता है भैया, रो बराबर होता है, रो पी की जैसा होता है। ये हो जाएगा रो बराबर क्यू अपान वी, वी फॉर वॉल्यूम। ये रो बराबर क्या हो गया? क्यू अपान वी हो गया। ठीक, इसका जो मात्रा होगा कूलम प्रति मीटर क्यूब, और इसकी डायमेंशन निकालोगे तो जहाँ पे L की पावर -2 है वहाँ पे L की पावर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बीमा का मतलब डायमेंशन, यहाँ पे Q बराबर 80 हो गया। ठीक ना, तो A हो गया, L की पावर -3 हो गया, T हो गया। ठीक, तो ये था आवेश का वितरण। आप लोग इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है, मैंने आपको तीनों बता दिया। कौन कौन होता है? रेखीय आवेश वितरण होता है, उसके बाद सतही या पृष्ठ आवेश वितरण होता है, तीसरा क्या होता है? आयतन आवेश वितरण होता है। रेखीय आवेश वितरण में आप लोग पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? लैम्डा बराबर Q बटे L। ठीक, Q का मतलब उस पे आवेश की मात्रा, L मतलब उसकी लंबाई। ठीक, उसके बाद सतही या पृष्ठ आवेश वितरण जो होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है सिग्मा बराबर Q बटे A होता है, क्योंकि इसमें जो है एरिया मिलेगा आपको। ठीक, यहाँ पे एरिया था इसलिए मीटर स्क्वायर हो गया, B में लिख दिया। तीसरा आपको मिलेगा आयतन आवेश वितरण। ठीक ना, आयतन आवेश वितरण मिलेगा। आयतन आवेश वितरण यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा आयतन आवेश घनत्व, तो रो बराबर Q बटा V ये हो गया। तो इसको आप लोग फटाफट लिख लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये था आवेश वितरण, मैंने बता दिया 3 टाइप्स का होता है। इसके बाद जो हमारा अगला है भाई वो है विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक ही लेक्चर में पूरे वीडियो को हम लोग कवर करेंगे और ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो डिफिनेशन वगैरह है बहुत ईजी है, अगर आप लोग अंडरस्टैंड कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आसान है। ठीक, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र। तो अगला नंबर है भैया विद्युत क्षेत्र। ठीक, क्या पढ़ेंगे हम लोग? विद्युत क्षेत्र। ठीक, अगर इसकी अंग्रेजी हम लोग जानना चाहें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को ले जाने पर वो उस आवेश का अनुभव करता है। ठीक, अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। जैसे मैं यहाँ पे रखा हूँ, मान लीजिए स्मॉल क्यू आवेश। अब इसकी चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे या इसके प्रभाव का, इस आवेश के प्रभाव का अनुभव करे, उसको क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद भैया अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र के, तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन विद्युत क्षेत्र 2 प्रकार का हो सकता है।
ठीक, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है समरूपी, क्या होता है भैया? समरूपी, समरूपी विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक, समरूपी विद्युत क्षेत्र, अगर इसको हम लोग अंग्रेजी जानना चाहें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और दूसरा की अगर हम बात करें तो ये क्या हम लोग बोल सकते हैं? समरूपी हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे असमरूपी। क्या बोल सकते हैं? दूसरा नंबर, ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये दूसरा नंबर है असमरूपी विद्युत क्षेत्र। ठीक, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके हर एक बिंदु पर या प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान ना हो, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? विद्युत क्षेत्र एक समान हो। ठीक, विद्युत क्षेत्र एक समान हो, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ऐसा क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान हो। ठीक, ऐसा क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान हो। क्या हो? विद्युत क्षेत्र समान हो। ठीक, उसको क्या बोलेंगे? समरूपी। और इसको क्या बोलेंगे? असमरूपी। मतलब कह सकता हूँ कि ऐसा क्षेत्र, ठीक, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान ना हो, विद्युत क्षेत्र असमान हो। ठीक, उसको क्या कहते हैं? असमरूपी विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग इसको ले लीजिए। मैं विद्युत क्षेत्र बता दिया, विद्युत क्षेत्र के प्रकार बता दिया। विद्युत क्षेत्र 2 प्रकार का होता है, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ विद्युत क्षेत्र जानना है। ठीक, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें सिर्फ इतना आपसे पूछेगा बस। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? परिभाषा पूछेगा तो बोल दीजिएगा किसी चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को ले जाने पर उस आवेश के प्रभाव का अनुभव करता है, उसको क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। लिखना हो तो देखो, अगर इसको नहीं लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, इसका जो नोट्स होगा, PDF नोट्स होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। इसके बाद जो अगली पॉइंट है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगली पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, जो अगली पॉइंट है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसको अगर हम लोग अंग्रेजी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिख सकते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है, यानी E बराबर F बटे भैया होता है Q0। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गया। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक, क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अगर आप बीमा लिखना चाहते हो तो आप बीमा लिख सकते हो। बल का क्या होता है? MLT-2 होता है। ठीक, और नीचे आवेश है, आवेश की बीमा क्या होता है? AT होता है। इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो M L, इसको ऊपर ले जाएंगे T की पावर -3 A की पावर -1। ठीक, तो ये विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे Q0 होता है। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे
प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। ठीक, ये इसकी डिफिनेशन है, आप इसको लिख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गया। ठीक, इसको मिटाते हैं। इसके बाद अगला नंबर जो हमारा है वो बिंदु आवेश के कारण है। विद्युत क्षेत्र किसके कारण? बिंदु आवेश का है। तो यहाँ पे जो हमारा अगला हेडिंग है वो है बिंदु आवेश के कारण। ठीक, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। इसके हम लोग अंग्रेजी की बात करें तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक, तो देखो भाई, हम क्या करते हैं, एक पॉइंट चार्ज लेते हैं। ये क्या है? मेरा एक पॉइंट चार्ज, मान लेते हैं ये प्लस क्यों है। ठीक, इस पॉइंट चार्ज से कुछ दूरी पे, मान लेते हैं स्मॉल r दूरी पे कोई एक बिंदु है P। यहाँ पे हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जहाँ पे निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा उस पर क्या रखेंगे, धन परीक्षण आवेश। क्या रखेंगे? धन परीक्षण आवेश Q0। तो धन परीक्षण आवेश Q0, देखो जो धन परीक्षण आवेश होता है इसको परीक्षण आवेश बोलते हैं और हमेशा पॉजिटिव होता है और इसको Q0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल उधर लगेगा। ठीक, उधर लगेगा F। ठीक, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें प्रतिकर्षण बल लगेगा, उधर ही लगेगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर होगी। किधर होगी? बाहर की ओर। तो यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र आता है वो आएगा E बराबर स्मॉल k क्यू बटे r स्क्वायर। क्या होगा? कैपिटल E बराबर स्मॉल k क्यू बटे r स्क्वायर। अब कहोगे सर इसमें स्मॉल k क्या है? स्मॉल k स्थिर विद्युत की नियतांक है जिसका मान 9 क्या, एक सेकेंड, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक लिख लो इसका, क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, और ये जो k का मान होता है ये सिर्फ और सिर्फ निर्वात या वायु के लिए होता है। किसके लिए होता है? निर्वात या वायु के लिए होता है। ठीक, तो ये जो फार्मूला है वो बिंदु आवेश के कारण है, इसका निगमन करना पड़ता है। ठीक, कभी कभी पूछ लेता है कि इसका निगमन कीजिए, तो अभी हम फास्ट ट्रैक रिवीजन करवा रहे हैं तो इसका निगमन हम नहीं करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम सबका निगमन करेंगे। तो ये बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र हो गया। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव। क्या पढ़ेंगे भाई? विद्युत द्विध्रुव। ठीक, इसको बोलेंगे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ध्यान से समझो इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। ये आप लोगों को क्लास 11th के केमिस्ट्री में मिला होगा। जैसे कुछ अणु होते हैं, HCl हो गया, ठीक, HCl हो गया, HBr हो गया, ठीक, CO हो गया, HI हो गया। ऐसे कुछ अणु हैं जो ध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं? ध्रुवीय होते हैं। ध्रुवीय का मतलब जैसे H सिंगल बॉन्ड Cl जुड़ा है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हल्का सा Cl की ओर विस्थापित हो जाएगा, तो Cl पे आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाएगा और हाइड्रोजन पे आंशिक रूप से धनावेश आ जाएगा। अर्थात इनके पास क्या आ जाएगा? ध्रुव बन जाएगा, ध्रुव आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुवीय बोलेंगे। ठीक, पोलर बोलेंगे। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल माने डाई माने द्वि, पोल माने ध्रुव, यानी के पास द्वि ध्रुव हैं। अगर इसकी हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो कह सकते हैं
परिमाण में समान, ऐसा बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? परिमाण, परिणाम नहीं भाई, परिमाण, परिमाण में समान, परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति। क्या? परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश। कितने आवेश भाई? दो आवेश। ठीक, दो आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हो, अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हो कामा, तो इस युग्म को, इस युग्म को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो बार लिख दिया, कॉमन सेंस नहीं है। इनको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, जैसे मान लो दो आवेश हैं मेरे पास, एक आवेश है प्लस क्यू, ठीक, और एक आवेश है माइनस क्यू। क्या है? माइनस क्यू। दोनों मान लो बहुत नज़दीक स्थित है, इतना नज़दीक कि दूरी हमको दिखेगी ही नहीं। ठीक, बहुत नज़दीक स्थित हैं। तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है ना, उसको हम लोग 2a लेते हैं। 2a मतलब बहुत छोटी दूरी है। आप a भी ले सकते हो, आप d भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम 2a लेते हैं। ठीक ना? तो ये हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव। परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों का मत, तो इस युग्म को क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, ये हो गया। इसके कुछ एग्जाम्पल वही भी मैंने लिखा था, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, CO हो गया, ऐसे और ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? विद्युत द्विध्रुव। ठीक, इसके बाद हमारा आएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या आएगा भाई? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आएगा। यहाँ पे अगली जो हमारी हेडिंग है वह है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, अगर इसको अंग्रेजी में हम बात करें तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। ठीक, तो देखो भैया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है? परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों तो उनके बीच की दूरी, क्या? उनके बीच की दूरी और किसी एक आवेश के परिमाण के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कहोगे सर ये क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? तो भैया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2AQ। क्या होता है? 2AQ। ठीक, मतलब विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी, ध्यान समझिएगा, ऐसा बोल सकते हैं, परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों तो उनके बीच की दूरी और किसी एक आवेश के परिमाण के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है 2AQ। तो ध्यान से समझो भैया, 2A क्या है? उनके बीच की दूरी है। 2A क्या है? उनके बीच की दूरी है। क्यों क्या है? एक आवेश का परिमाण है। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पे समझना है, ये जो है ये सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक, अगर कोई पूछे इसकी दिशा बताओ तो भैया इसकी दिशा -Q से +Q की ओर होती है। किधर से किधर होती है? -Q से +Q की ओर। इससे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, लिखना हो तो लिख लो इसको, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इसकी डिफिनेशन कहो तो हम डिफिनेशन लिख देते हैं।
तो यहाँ पे बोल दो क्या, विद्युत द्विध्रुव में ऐसा बोलो, परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति दो आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों। तो यहाँ पे हम लोग परिभाषा बना सकते हैं, परिमाण में समान, ठीक, परंतु परिमाण में समान परंतु विपरीत का मतलब एक प्लस तो एक माइनस, परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश, कितने आवेश भैया, दो आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर, अत्यंत अल्प माने बहुत ही कम, अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हो, अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों, कामा तो उनके बीच की दूरी, ठीक, दूरी व एक आवेश का परिमाण, एक आवेश के परिमाण का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ठीक। ये एक सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है और P बराबर 2a/q, इसका यूज जबरदस्त है, ठीक। आप लोग इसको लिख लीजिए, या तो लिख लीजिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, फास्ट ट्रैक रिवीजन है, थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर इतना आप टॉपिक पढ़ लेते हो तो आपके काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगला नंबर जो हमारा है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। क्या है भैया, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चाहे जो बोल दो, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल मोमेंट, अंग्रेजी का लिखना हो तो, ठीक, लिख लो। इसकी अंग्रेजी लिखना हो तो मैं बोल दे रहा हूँ अंग्रेजी इसकी तीव्रता, अंग्रेजी इसकी बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन लिख लो, लिखना हो तो ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। इलेक्ट्रिक डाइपोल अभी आप लोग मैंने बताया भैया, अगर माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों तो इस निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल अर्थात विद्युत द्विध्रुव। तो इस विद्युत द्विध्रुव के कारण हमको क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, ठीक। क्योंकि आवेश है, जब आवेश है तो जाहिर से बात है इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। तो इसके चारों जो विद्युत क्षेत्र आएगा वही हमको निकालना है, ठीक। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कैसे निकलता है। तो देखो भाई, यहाँ पे हम लोग एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं। देखो विद्युत द्विध्रुव आपको दिखेगा नहीं, बहुत छोटा होता है। अब कहो मैं आपको कि चलो HCl अणु देखो
तो क्या आपको दिखेगा क्या? एक अणु नहीं दिखेगा, ठीक ना। आपको असंख्य अणु दिख जाएंगे, बट कहो एक अणु तो एक अणु नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे ठीक एक तरफ हम लेते हैं -q, ठीक, क्योंकि भाई इसकी प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, एक होता है +q, ठीक। ये हो गया इसका सेंटर, मान लेते हैं O है, ठीक ना। तो ध्यान समझो, यहाँ पे दो कंडीशन बनती है। नंबर 1 जो पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको देखते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, पहला नंबर पूछेगा अक्ष पे। कहाँ पे? अक्ष पे। अक्ष मीन्स एक्सिस, जो कि होता है भैया 2kp बट्टे r³। क्या होता है? 2kp बट्टे r³। स्मॉल के रहेगा, इतना विशेष ध्यान दीजिएगा। 2kp बट्टे r³, यहाँ पे स्मॉल में रहेगा के क्या है? स्थिर विद्युत की नियतांक है 2kp अपना, ठीक। ये होता है कहाँ पे? अक्ष पे। एक और होता है नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। कहाँ पे होता है उसको मैं लिख देता हूँ। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ पे है? निरक्ष पे, निरक्ष पे है, ठीक ना। और ये कितना होता है? ये होता है स्मॉल kp बटे r³, ठीक। ये होता है। कहोगे सर ये कैसे हो रहा है? तो भी मैं बताता हूँ ये कैसे हो रहा है, ठीक। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। तो ये कहाँ पे है? ये अक्ष पे है। कहोगे सर अक्ष किसको कहते हैं? तो मैं बता रहा हूँ अक्ष किसको कहते हैं, ठीक। तो देखो भैया, ये विद्युत द्विध्रुव में आवेशों को मिलाने वाली रेखा, कौन से? आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? अक्ष रेखा कहलाती है, ठीक। ये -q +q, आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्ष रेखा कहलाती है। अब इस अक्ष रेखा के या तो इधर निकाल लो या तो इधर निकाल लो। अगर इसी अक्ष रेखा पे आप कहीं भी निकाल लेते हो, अर्थात -q के इधर या तो +q के इधर, कहीं पे भी निकाल लो इसी अक्ष रेखा पर, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको क्या बोलेंगे? ई अक्ष बोलते हैं। तो मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है P, ठीक, और यहीं पे हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इतना चीज़ जान लो, चाहे वो छोटा सा आवेश हो, चाहे विद्युत द्विध्रुव, चाहे जो भी हो, दूरी हमेशा सेंटर से लेते हैं, ठीक। कहाँ से लेते हैं भैया? सेंटर से लेते हैं। तो सेंटर से यहाँ पे R पॉइंट पे हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब देखो ये अक्ष रेखा हो गई, और द्विध्रुव के केंद्र और अक्ष रेखा के लंबवत रेखा, ध्यान समझो, यही चीज़ समझना है। द्विध्रुव के केंद्र से होके जाने वाली अक्ष रेखा के लंबवत रेखा को निरक्ष रेखा कहते हैं, ठीक। यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहीं पे हमको निकालनी है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालनी है? इसका डेरिवेशन है, लेकिन अभी मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, मैं फास्ट एक रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक। डेरिवेशन अभी नहीं चलेगा। और यहाँ से यहाँ पे सेंटर की दूरी मान लेते हैं स्मॉल r है। क्या है भैया? स्मॉल r है। आप लोग देखते रहिएगा आराम से, बहुत आसान है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका नाम है ई निरक्ष। क्या है? ई निरक्ष, ठीक, निरक्ष है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या है? ई अक्ष है, ठीक। तो यहाँ पे जो अक्ष पे आ गया, यहाँ पे अक्ष है, ई अक्ष है, ठीक, वो निरक्ष है। ये होता है, ये मेरा विद्युत द्विध्रुव हो गया। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे, अक्ष का मतलब आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है वो अक्ष रेखा कहलाती है। अक्ष रेखा के इधर या तो इधर कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, वो सेम आएगा। और वो कितना आएगा? 2kp/r³। आप कहोगे सर यहाँ पे kp क्या है? तो आपको हम बता दें भैया, जो k होता है वो 1/4πε0 इक्वल 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। और p क्या है?
P आपका द्विध्रुव आघूर्ण है जो कि 2a क्यों होता है। ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अभी मैं इसके पहले पढ़ाया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक, ऐसे इसमें ऐसे आप देख लीजिए, जो अक्ष पे है वो निरक्ष का दोगुना है। क्या है, अक्ष पे निरक्ष के दोगुना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं भाई, अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ई अक्ष बराबर करना चाहें क्या, ई निरक्ष। तो बराबर तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग बराबर कर सकते हैं। अक्ष पे ज़्यादा है, निरक्ष पे कम है, अक्ष पे दोगुना है, तो बराबर करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। किसमें, निरक्ष में। अगर आप 2 से निरक्ष में गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये विद्युत द्विध्रुव कारण विद्युत क्षेत्र था। 2 स्थितियाँ बनती है, अक्ष और निरक्ष। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, लिख लो। अब देखो भाई, जो अगला मेरा पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ठीक, अब मिटाते हैं इसको। अगली जो पॉइंट है, अब वो पॉइंट आने वाली है। अब ध्यान से देखते रहिएगा क्या होता है क्या नहीं। अगली जो पॉइंट है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। क्या है भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक समान विद्युत क्षेत्र में, यहाँ पे सब कुछ हम लोग एक समान ही पढ़ेंगे। ठीक, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। क्या, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण पड़ना है। इसके बाद किया गया कार्य हम बाद में पढ़ेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर, एक सेकंड भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, क्या पढ़ना है, बल आघूर्ण पढ़ना है। ठीक, यहाँ पे ये टॉपिक है मेरे। ठीक, ये कार्य जो है अभी बाद में आएगा, अभी कार्य नहीं आएगा इसमें। ठीक, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो ध्यान से समझो भाई, यहाँ पे मैं एक समान विद्युत क्षेत्र बना देता हूँ। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब है वहाँ पे जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। क्या होंगे, समांतर होंगे। तो यहाँ पे ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पे समझना है, ये विद्युत क्षेत्र है। अगर इस पर कोई, इसके अंदर, ठीक, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर कोई आवेश जाएगा तो उस पर लगता है बल। क्या लगता है, बल। अब देखिए, ये आवेश है, अगर ये प्लस आवेश रहेगा तो इस पर जो बल है वो इधर लगेगा। किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, जो कि बल जो लगेगा वो F बराबर होगा QE होगा। कितना होगा भैया, QE होगा। ठीक, अगर वो आवेश मेरा माइनस है, ठीक, तो वहाँ पे जो बल लगेगा वो लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, और वो बल होगा F बराबर QE। यहाँ पे माइनस लिख सकते हो, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा। ठीक, यानी कि अगर कोई आवेश को विद्युत क्षेत्र में आप रखोगे तो उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। ठीक ना, तो यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर, अभी तो यहाँ पे कोई द्विध्रुव रखेंगे, बल आघूर्ण। तो भैया बल आघूर्ण जो होता है उसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या, टाउ। बल तो आप लोग समझते होंगे, जानते होंगे। कहोगे एक नई बला क्या आ गई सर, आघूर्ण, हम पहली बार सुन रहे हैं। तो नहीं भैया, इंग्लिश में इसको टार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, टार्क। तो इसकी अगर अंग्रेजी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो टार्क। क्या, टार्क। तो लिख लोगे जी, टार्क ऑन ए इलेक्ट्रिकल डाइपोल। ध्यान समझो, टार्क ऑन ए इलेक्ट्रिक
डाइपोल, टार्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन आ यूनिफॉर्म, एक समान मतलब होता है यूनिफॉर्म। ठीक, क्या भैया, टार्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, टार्क मतलब बलाघूर्ण। देखो, टार्क वह बल होता है जो किसी भी चीज़ को घूर्णन गति कराता है। ठीक, और ये टार्क वगैरह आपके 2 व्हीलर 4 व्हीलर चक्के मतलब गाड़ी में भी लिखा होता है। टार्क जितने ज़्यादा होगा गाड़ी उतने कम से कम समय में स्पीड पकड़ लेगी। ठीक, टार्क का मतलब है उसको घुमाना, कैसा, घूर्णन गति कराना। ठीक, रोटेट करा देना। तो यहाँ पे क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए मेरा एक द्विध्रुव है, थोड़ा समझने के लिए इसको ले लेते हैं। ये मान लेते हैं चूँकि विद्युत द्विध्रुव है तो इस पर प्लस होना चाहिए। ठीक, और क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ठीक, तो मान लेते हैं ये जिधर ये कैप लगा हुआ है ये प्लस है, जिधर कैप नहीं लगा हुआ है ये माइनस है। ठीक, तो जाहिर सी बात है आप इसको जो है विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो इस पर बल लगेगा। क्यों बल लगेगा, क्योंकि प्लस और माइनस है। तो भैया अगर हम इसको इसमें छोड़ेंगे, अपने से छोड़ देंगे तो ये ऐसे ठहरेगा। ठीक, ऐसे क्यों ठहरेगा, क्योंकि ये प्लस है, प्लस उधर बल लगाएगा, क्योंकि प्लस पे जो बल लगेगा उधर लगेगा, इधर माइनस है तो माइनस इधर बल लगेगा। ठीक, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रखूँगा तब भी इस पे बल लगा के इसको क्या करेगा, घूर्णन करेगा। क्या करेगा, घूर्णन कराएगा। तो वही यहाँ पे हमको पढ़ना है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ये कैसे घुमाएगा बल आघूर्ण, वही हमको जानना है। ठीक, तो यहाँ पे एक हम लोग ले लेते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक, क्या ले लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव। मान लो भैया ये प्लस क्यों है और ये जो है वो माइनस क्यों है। ठीक, तो देखो जो बल आघूर्ण टाउ होता है, अब जैसे ये हो गया, ठीक ना, इस पे जो बल लगेगा प्लस वाले पे उधर लगेगा। ठीक, और माइनस वाले पे इधर लगेगा, तो इसको ऐसे रोटेट कराएगा। तो ये जो आप देख रहे हो ये बल की क्रिया रेखा है। क्या है, बल की क्रिया रेखा है। तो बल आघूर्ण जो टाउ होता है, टाउ का मतलब उन, ध्यान समझिएगा पहले, टाउ का मतलब दोनों आवेशों के बीच जो लंबवत दूरी है उसको लेते हैं, और ध्यान समझो, मतलब बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी ले सकते हैं, ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे। तो लंबवत दूरी के लिए हम लोग यहाँ पे एक लंब खींचेंगे, और एक चीज़ यहाँ समझो पहले, ये बीच की दूरी क्या है, 2a है। ठीक, यहाँ पे ये हो, ये जो है बल की क्रिया रेखा है, इस पे इधर काम करेगी, इस पे ये, इसके लंबवत दूरी हम लोग लेंगे। क्या लेंगे, लंबवत दूरी। ठीक, तो यहाँ पे मान लेते हैं कोण थीटा है, तो हमको ये चाहिए, ये अब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा क्योंकि ऐसे जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हमको ये दूरी चाहिए। थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं ये कुछ है, मान लेते हैं ये x है। ठीक, तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ जो कण और लंब में संबंध बता पाए। तो आप लोग पढ़े हो भैया लाल बटे कक्का, लंब और कण में संबंध कौन बता रहा है, साइन। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब यक्स बटे कण, कण का मतलब 2a, तो यक्स बराबर कितना जाएगा, 2a साइन थीटा। क्या जाएगा भैया, 2a साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पे जो यक्स बराबर आएगा वो आएगा 2a साइन थीटा। तो यहाँ पे वो डेरिवेशन नहीं करना है, डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो भैया यहाँ जो बल होता है वो टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा। क्या होता है, PE साइन थीटा होता है। ठीक, इसका डेरिवेशन नहीं करवाया, मैं डेरिवेशन करवाता तो बताता ये कैसे आएगा, ये डेरिवेशन नहीं। ठीक, इसको आप लोग लिख सकते हो। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो, सदिश रूप में लिखना चाहो, तो यहाँ पे हम लोग सदिश रूप भी लिख सकते हैं, सदिश रूप लिखना है। ठीक, तो सदिश रूप में भैया ये जो आएगा ये टाउ बराबर P क्रॉस E होगा। क्या होगा, टाउ बराबर P क्रॉस E होगा। ठीक, इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो इसको लिख लिया आप लोग, अब देखो आगे बढ़ते हैं, हम इसको मिटाते हैं। ठीक, ये डेरिवेशन नहीं है भाई, डेरिवेशन जो है
थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इजी है, आप लोग किए होंगे, फास्ट एक रिवीजन है, मैं डेरिवेशन करने लग जाऊँगा, फिर टाइम लग जाएगा इसमें। ठीक, तो अगला नंबर हमको पढ़ना है विद्युत बल रेखाएं। क्या पढ़ना है? विद्युत बल रेखाएं। तो ध्यान से समझिए, विद्युत बल रेखाएं होती क्या है? विद्युत बल रेखाएं, ठीक, विद्युत बल रेखाएं। अगर हम बात करें इसकी इंग्लिश, तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं, या इसको और विद्युत बल रेखा बोलो या विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलो, बात एक है। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स, ठीक ना, या फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, ऐसा बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक विद्युत बल रेखा बोलो या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, बात एक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं दोनों सही है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलो या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस बोलो, बात एक है। ठीक ना, तो देखो भाई, ये होती क्या है एक्चुअल में, इन्हीं के द्वारा हम लोग जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो एक्चुअल में ऐसी कोई रेखा होती नहीं है। जैसे कि इसको कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझना चाहें तो थोड़ा सा चलते हैं बचपन के खेले की तरफ, जो बचपन हम लोग खेलते थे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दो चुंबक हैं, नॉर्थ साउथ साउथ। ठीक ना, आप देखे होंगे जब इनको पास लेके आते हैं तो ये पास नहीं आते हैं, दूर भागते हैं। ठीक ना, दूर भागते हैं। तो आप जब इसको पास लाएंगे तो ये पीछे की ओर बल लगाएंगे और ऐसा कुछ लगेगा यार बीच में कुछ है जो इसको धक्का दे रहा है पीछे की ओर। बात समझ पाए ना। तो यहाँ पे मैग्नेट है तो यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं बनेंगी, और ये बल रेखाएं रियल में नहीं होती, हम इंसानों ने कल्पना कर रखा है। ठीक, इमेजिनरी कर लिया है। तो देखो, विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अगर इसकी डिफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो पहले, इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी विद्युत बल रेखा की। ठीक, तो लिख लो विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा, आप लोग लिखते रहिए। विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया लिख लो, खींचा गया वह निष्कोण, खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण, ऐसे लिख लो, क्योंकि ये रियल में नहीं होते हैं। वह काल्पनिक निष्कोण, निष्कोण का मतलब ये कोण नहीं बनना चाहिए, वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, वक्र, इसको स्मूथ कर्व बोल सकते हो, स्मूथ कर्व, वक्र है जिस पर, ऐसा लिख लो, वक्र है कामा जिस पर, वक्र है कामा जिस पर, क्या वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र, जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत, स्वतंत्र व पृथक्कृत, स्वतंत्र व पृथक्कृत, पृथक्कृत को भैया आइसोलेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब हो जो पूरी दुनिया से कटा हुआ हो, ठीक ना, किसी से कोई दूर दूर तक वास्ता ना हो। आइसोलेटेड एकांक धन आवेश चलता है, आइसोलेटेड एकांक धन आवेश चलता है, ठीक। तो ध्यान समझो, कह रहा विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण। काल्पनिक निष्कोण का मतलब जैसे मान लो ये जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे प्लस है, ठीक ना, तो क्या होता है भैया, प्लस से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं ऐसे, ठीक ना, और ये एक दूसरे के से लंबवत रूप से निकलती हैं, ठीक। अगर जैसे मान लो माइनस है तो बल रेखाएं इसकी ओर आती हैं, ठीक, ऐसे बल रेखाएं अंदर की ओर आएंगी,
ठीक। अब देखो ये तो एक प्लस वाला है, ये एक माइनस वाला। अब ये प्लस से बल रेखाएं निकलेंगी तो अनंत तक जाएंगी और यहाँ अनंत से आके इस पे मिलेंगे, ठीक। ऐसे ही अगर एक प्लस और एक माइनस, ठीक, पास पास रखे हों तो बल रेखाएं प्लस से निकल के किधर जाती हैं, माइनस की ओर जाती हैं। किधर जाती हैं, माइनस की ओर। प्लस से निकलेंगे और माइनस की ओर चली जाएंगी, ठीक। प्लस से निकलेंगी और माइनस की ओर चली जाएंगी। यही चीज़ समझना है यहाँ पे, ठीक ना। प्लस से निकलेंगे, माइनस की ओर चली जाएंगी। अब देखो भैया, ये जो आप देख रहे हो रेखाएं, इसी को बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये कभी निष्कोण का मतलब ऐसे जा रही हैं तो कर्व बनाएंगे, ठीक ना। ऐसा नहीं कि ऐसे जाएंगे ऐसे मुड़ जाएंगे। यहाँ पे कोण जो है वो नहीं बनना चाहिए, निष्कोण होनी चाहिए, मतलब इसमें कोण नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र स्मूथ कर्व, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अरे जय मुड़ गया, ये जय मुड़ गया, मुड़ना नहीं चाहिए, ठीक ना। स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ कर्व है जिस पर एक स्वतंत्र का मतलब अलग, वह पृथक्कृत मतलब आइसोलेट है। पूरी दुनिया से उसका कनेक्शन कट गया, किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो अंदर बाहर उसके कुछ हो नहीं सकता, ठीक ना। पृथक्कृत मतलब आइसोलेटेड। आप लोग जैसे कोरोना काल लगा ना, कहते हैं खुद को आइसोलेट कर लो। आइसोलेट मतलब दूसरों से कनेक्शन काट लो। तो वही कह रहा है स्वतंत्र व पृथक्कृत धन आवेश चलता है, ठीक ना। ये था विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुणधर्म भी हैं, ठीक ना। जैसे ये जो बल रेखाएं हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं, देखो भैया इसके गुणधर्म हैं। एक ऐसे गई है बल रेखा, एक मान लो ऐसे चली गई और ये काट दी, ध्यान से समझो, किसी पॉइंट पे काट दी। अगर ये काट देंगी तो जिस बिंदु पे काटेंगी उस बिंदु पे दो दो दिशाएं आना प्रारंभ हो जाएगी, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ और समझो, ये जो विद्युत बल रेखाएं आप खींच रहे हो, इस बल रेखा से विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता चलता है, ठीक। तो इस रेखा के किसी भी बिंदु पे आप स्पर्श रेखा खींच दीजिए तो जो स्पर्श रेखा आएगी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे जो बल रेखाएं हैं ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर एक दूसरे को काट देती हैं तो एक बिंदु पे दो दो स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं, अर्थात दो दो दिशाएं आनी चालू हो जाएंगी, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कहता है, बोलता है एक्सप्लेन करो कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती हैं। तो इसका जवाब होगा विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर वे एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटती हैं तो वहाँ पे दो दो दिशाएं आ जाएगी, जो कि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक। और ये जो बल रेखाएं होती हैं हमेशा ओपन लूप बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ओपन लूप बनाती हैं, ठीक। कहोगे सर ओपन लूप क्या है। ओपन लूप का मतलब भैया यहाँ प्लस है, माइनस, प्लस से निकली माइनस पे समाप्त, तो आप इसके अंदर जा सकते हो, ओपन लूप है। अब कहोगे सर क्लोज लूप भी होता है क्या, मैं कहूँगा हाँ भाई क्लोज लूप भी होता है, मैग्नेट में होता है। जैसे मैग्नेट में एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो होता क्या है मैग्नेट में, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं, घूम टहल के पूरी दुनिया ऐसे फिर चली आती हैं। नॉर्थ से निकलती हैं फिर घूम घूम के चुंबक के अंदर यहाँ पहुँचे। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये ओपन नहीं है, ये ओपन नहीं है, ये क्या है भैया, क्लोज है। क्लोज माने बंद है। तो यहाँ पे समझो, यहीं पे अभी हम लोग चूँकि इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं, मैग्नेट तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक चीज़ और। यहाँ समझो इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स में आप जितना भी पढ़ोगे, ठीक, विद्युत क्षेत्र जितना भी इसमें पढ़ोगे सब के सब आपको चुंबकीय क्षेत्र में मिलेगा,
बस यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र। दोनों में ज़बरदस्त रिलेशन भी है और दोनों में अंतर भी है, दोनों में तुलना भी है। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक बंद लूप बनाती हैं, बट ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये क्या है, ओपन लूप बनाती हैं। बात समझ रहे हो ना। तो ये था विद्युत बल रेखाएं, मैंने बता दिया। विद्युत बल रेखाएं क्या है, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। एकांक या एक बोल दो, यहाँ पे एकांक लिख लो, एकांक धनावेश चलता है भाई, ठीक ना, मिस्टेक हो गया। एकांक धनावेश, एकांक मतलब एक धनावेश, ठीक ना, आप इसको लिख सकते हो। और पूछेगा विद्युत बल रेखाओं के गुण, यही ज़्यादा पूछता है कि भाई विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी क्यों नहीं काट सकती। तो एक दूसरे को काटती हैं तो वहाँ पे दो दो दिशाएं पॉसिबल है, इसीलिए कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक, आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वन शॉट में वीडियो को पूरा करना है तो पूरा करना है, किसी भी हालात में थोड़ा बहुत छूट जाएगा या इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना आप पढ़ लोगे, इससे ज़्यादा बोर्ड में नहीं पूछेगा। आप लोग लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख ले भाई, चलो अब आगे चलने वाले हैं हम लोग। और अगला जो पॉइंट है भाई, आखिरकार हम लोग पहुंचने वाले हैं चैप्टर के एंड तक। बस थोड़ा सा और आप टाइम दीजिए और थोड़े से टाइम में इसको पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। और मुझे उम्मीद है अगर आप अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, तो आपके बोर्ड में इससे बाहर जो है थ्योरी तो नहीं जाएगी। और सर न्यूमेरिकल, तो भैया देखो, अगर आपका थ्योरी तैयार हो जाता है तो मैं न्यूमेरिकल के लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जो आपके बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक ना। तो अगली हेडिंग जो हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया, उसका नाम है विद्युत फ्लक्स। ठीक, क्या है, हेडिंग डाल लो सब लोग, विद्युत फ्लक्स। ठीक, अगर कहोगे इसकी अंग्रेजी बताइए सर, तो इसकी अंग्रेजी भैया होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी बला है, अब ध्यान से समझो। यहाँ पे इसके पहले हम लोग थ्योरी समझते हैं, डिफिनेशंस पहले समझते हैं। तो ये बोलेगा, देखो, विद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब इस समझ में नहीं आएगा, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो लिख लो, विद्युत क्षेत्र में स्थित, डेफिनेशन लिख लो भाई, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक, रियल में तो कुछ होता नहीं इसमें, किसी काल्पनिक, ध्यान से देखते रहिएगा, किसी काल्पनिक पृष्ठ से, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, ध्यान समझिएगा, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, यानी कि उसमें से जाने वाली, किसी पृष्ठ से होकर के गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या माने नंबर, संख्या की माप को, संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स कहते, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक्चुअल में देखो भाई,
मान लो यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक ना। अब विद्युत क्षेत्र में हम लोग किसी पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, किसी काल्पनिक पृष्ठ की। जैसे अगर हम लोग इसे एग्जाम्पल समझना चाहें, मान लेते हैं मेरे पास एक पृष्ठ है, मैंने इसको लगा दिया, ठीक। अब ये क्या है, काल्पनिक पृष्ठ है, रियल में नहीं है, क्योंकि ये जो लाइनें जा रही है ये विद्युत बल रेखाएं हैं, 1 2 3 4 लाइनें, ठीक। अगर मैं किसी काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कर लेता हूँ तो इसमें से होकर के गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप, जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उसी को क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स। क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं भैया। तो विद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई से। तो यहाँ पे होता क्या है भैया, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन, ठीक, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। क्या होता है, फाई ई बराबर ई डॉट डी एस। यही क्या है, आपका विद्युत फ्लक्स है। ये क्या है भैया, आपका विद्युत फ्लक्स है, ठीक। क्या है, विद्युत फ्लक्स है, ठीक। अगर हम इसके बात करें इसके मात्रक का, तो आप लोग मात्रक इसका लिख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसकी अगर हम लोग बात करें बीमा के, तो बीमा आप लोग लिख सकते हो ml की पावर 3 t-3 a की पावर -1, ये होता है, ठीक। लिख लो विद्युत फ्लक्स, ठीक। इसके बाद आता है भैया गॉस की प्रमेय, इसको लिख लीजिए आप लोग, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो, ठीक। अब मिटाते हैं। अब आता है गॉस, इसके बाद आएगा गॉस का अनुप्रयोग, उसके बाद चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बन रहा होगा मेरे को मालूम है, बट आप लोग निश्चिंत रहिए। एक चैप्टर जो है, अगर हम बात करें इस यूनिट की, तो जिस यूनिट के हिस्सा है उसके 2 भाग हैं। तो पहला जो ये पार्ट है दोनों मिला करके 8 नंबर का आता है, तो आपके 8 नंबर तैयार हो रहे हैं, ठीक ना। इसके बाद आता है भैया गॉस की प्रमेय। क्या आता है, गॉस की प्रमेय। ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, ठीक। गॉस की प्रमेय बोलो या नियम बोलो, बात एक ही है, ठीक। गॉस की प्रमेय अथवा नियम बोल दो, जो इच्छा कहे बोल दो। अगर इसको इंग्लिश में अगर कहोगे लिखने, तो मैं इंग्लिश में लिख सकता हूँ गॉस थ्योरम और लॉ, GAUSS, गॉस, ठीक ना। गॉस थ्योरम, THEOREM, थ्योरम और लॉ, ठीक। यहाँ पे देखो मैं गॉस लिखा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मैं गॉस लिखा हूँ। अगर हम लोग जाएंगे NCERT में, तो NCERT इसको गाउस लिखती है, ठीक। तो दोनों से ही आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, गॉस गाउस एक ही है। ये साइंटिस्ट का नाम है, ये उसका अंग्रेजी है, अंग्रेजी को उच्चारण आप देखिए किस तरीके से होता है। तो गॉस क्या है समझो, गॉस जो नियम या प्रमेय हैं वो है भैया फाई, ये भी फ्लक्स से रिलेटेड ही बनाए थे। फाई ई बराबर है, बस यही है कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर कितनी बल रेखाएं निकलेंगी, उसी को मेजरमेंट करने के लिए गॉस ने अपना नियम दिया था और फार्मूले दे के बताया था भाई कितनी आएंगे, ठीक ना। तो ये भी वही चीज़ है जो अभी मैंने पढ़ा ना, क्या पढ़ा, विद्युत फ्लक्स। तो ये विद्युत फ्लक्स को मेजरमेंट किए थे, माप किए थे उसके, ठीक। तो यहाँ पे फाई ई बराबर होता है Q/ε0। क्या होता है भैया, Q/ε0, ठीक। तो इसको पहले थोड़ा सा हम लोग परिभाषित करेंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से, लिख लो किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ध्यान समझिए, कुल विद्युत फ्लक्स गुजरने वाला, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश, उसके अंदर उपस्थित, लिख लो भैया, उपस्थित कुल विद्युत आवेश का, उपस्थित
कुल विद्युत आवेश का, यही समझना है, 1/ε0 गुना होता है। यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ध्यान समझिएगा, कुल विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात ये तो मैं परिभाषा बताया, अगर उनका नियम लिखना हो तो लोग फाई ई बराबर Q/ε0 लिख देते हैं। अब देखो, पहले मेरी बात समझो, इसको मिटाते हैं। मान लो यहाँ पे पूरे पे क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक ना, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, चूँकि मैं आवेश क्यों ले लिया, तो जाहिर सी बात है कि चारों ओर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे इसके चारों ओर एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये क्या है भैया, ये गॉसियन पृष्ठ है। गॉस ने एक कल्पना कर लिया था, एक पृष्ठ को इमेजिन कर लिया था विद्युत क्षेत्र में, और बोले थे भैया इस गॉसियन पृष्ठ से बद्ध माने घिरा हुआ कुल विद्युत आवेश, अब मान लो यहाँ पे एक विद्युत आवेश है, कई सारे हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, Q2 हो सकता है, Q3 हो सकता है, कुल विद्युत आवेश का 1/ε0, ध्यान समझो ना, कुल विद्युत आवेश हो जाएगा, क्यों, उसका 1/ε0 गुना होता है क्या, विद्युत फ्लक्स, ठीक ना। तो कुल आवेश ये क्यों हो गया, उसका 1/ε0 गुना होगा विद्युत फ्लक्स, ठीक ना। तो विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए कूलाम ने यही थ्योरम या नियम दिया था, ठीक ना। ये गॉस की प्रमेय भी कहलाती है। कहोगे सर इसमें क्यों क्या है, तो भैया क्यों क्या है, कुल आवेश है। कहोगे अगर ε0, तो ε0 जो है आप लोग पिछला वीडियो पढ़े होंगे, उसमें भी दिया गया होगा, ठीक ना। निर्वात अथवा वायु की क्या है, निर्वात या बोलो अथवा बोलो, बात है क्या, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, क्या भैया, विद्युतशीलता है, परमिटिविटी कहते हैं इसको, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, ठीक। आप लोग इसको लिख लीजिए। अब कहोगे सर ε0 का मान क्या होता है, तो उसको भी मैं लिख सकता हूँ। ε0 बराबर होता है 8.85 × 10⁻⁻12। मात्रा की बात करो, अगर आप लोग के पढ़े होंगे तो के का उल्टा कर दो भैया, यानी कि कूलाम के स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। ये हो गया गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद एक चीज़ और बचता है, बस थोड़ा शॉर्ट टाइम लगेगा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, यानी इसी गॉस के नियम का अनुप्रयोग क्या है, कैसे लगेगा। तो देखिए हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण क्या, r दूरी पे विद्युत क्षेत्र, ठीक ना। तो भैया एक छोटा सा बिंदु आवेश कारण आपने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। अगर सोचो कोई आपको एक रॉड ही दे दिया जाए जिस पे खूब सारे आवेश बैठे हैं, और इसके कारण बोला जाए कि भैया चलो कुछ दूरी पे कोई पॉइंट P है, आप वहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकाल दीजिए, तो क्या बताओ, कूलाम के नियम से आप निकाल सकते हो, नहीं निकलेगा ना। जब कूलाम से लॉ से यहाँ पे नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे काम कौन करेगा, यही गॉस। तो देखो भाई गॉस बड़े काम का है। जहाँ पे कूलाम का नियम नहीं लगता, कूलाम का नियम एक आवेश कारण लगता है, बिंदु आवेश कारण लगता है। अगर यहाँ पे आवेश किसी सतह पे वितरित है, किसी वस्तु पे वितरित है, उस पूरे आवेश के कारण किसी बिंदु पे आपको निकालना हुआ विद्युत क्षेत्र, तो कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा किसको, गॉस को। तो उसी को हम लोग कहते हैं गॉस के अनुप्रयोग। गॉस के यूज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब मेरा जो लास्ट है, बिल्कुल आखिरी सा, एक हेडिंग और बची हुई है, उसको भी आप लोग देख लीजिए, बस चैप्टर का पूरी तरीके से अंत। वन शॉट में मैंने आज ख़त्म किया विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।
अगर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम समझाएंगे आपको। ऐसे नहीं समझोगे तो लाइव क्लास चलाएंगे बट समझाएंगे, ठीक। तो भैया अगली जो हमारी हेडिंग है वो गॉस के नियम की अनुप्रयोग है। गॉस बोलो या गाउस बोलो, मैंने क्या कहा, गॉस के नियम, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, ठीक ना भैया। इंग्लिश में अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एप्लीकेशन। क्या लिख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गाउस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गाउस थ्योरम, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ गाउस थ्योरम देख लो, ये लास्ट हेडिंग है एप्लीकेशन, ठीक। तो 3 है भैया, तीनों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर 1 है अनंत लंबाई के, ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। नंबर 1 है अनंत लंबाई, अनंत लंबाई के एक समान, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, एक समान आवेशित सीधे, सीधे माने बिल्कुल सीधा, जंगल के जलेबी जैसा, एक समान आवेशित सीधे तार के कारण, तार के कारण क्या, विद्युत क्षेत्र, तार के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक। तो देखो भैया यहाँ पे एक तार ले लेते हैं, ठीक, जो कि एक समान रूप से क्या है, आवेशित है, ठीक ना। अब इसके कारण हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए हम लोग याद करेंगे गॉस की आत्मा को, क्योंकि भैया गॉस तो इस दुनिया में नहीं रहे, अब क्या पता उनकी आत्मा रहे, हमको तो नहीं मालूम यार। तो यहाँ पे हम लोग एक गॉस या गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जो कि तार रेखीय है, क्या है, रेखीय, लंबा लंबा है। तो हम लोग गॉसियन पृष्ठ का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, और जहाँ पे निकालना होता है जिस बिंदु पर, वहीं से गुजरना चाहिए गॉसियन पृष्ठ। तो इसी पॉइंट पे निकालना है गॉसियन पृष्ठ। तो इसी पॉइंट पे एक छोटा सा ds लेते हैं और इसकी दिशा हमेशा लंबवत बाहर की ओर होती है, ठीक। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भैया E बराबर होता है, आप लोग लिख लीजिए, ठीक, जो होता है E बराबर होता है K × 2 λ/r, ठीक। अब कहोगे सर ये कैसे आया, तो भैया ये डेरिवेशन से आया है। अभी मैं डेरिवेशन तो नहीं बताने वाला हूँ, ठीक, डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। कहोगे सर के क्या है, कि भैया स्थिर विद्युत की कांस्टेंट है, इसको मैं आगे बता भी चुका हूँ। इसके बाद आता है नंबर 2, ठीक। नंबर 2 है भैया एक समान आवेशित, एक समान आवेशित, एक समान आवेशित अनंत समतल, अनंत समतल, अनंत समतल चादर के कारण, चादर के कारण, चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक। अब देखो कहोगे सर लैम्डा क्या है, तो भैया मैं पीछे बता चुका लैम्डा क्या है, बार बार मैं बताता रहूँ क्या लैम्डा क्या है। लैम्डा आपका रेखीय आवेश घनत्व है। पीछे अभी मैं पढ़ा है ना आवेश का वितरण, आवेश का वितरण 3 टाइप का होता है ना, रेखीय होता है, पृष्ठीय होता है, आयतन होता है, तो वहीं से आया है, रेखीय घनत्व है, ठीक। आप लोग इसको लिख लीजिए रेखीय घनत्व। तो गोला तो आप लोग जानते हो भाई, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, नहीं सॉरी गोला नहीं, गोला नहीं है, यहाँ पे चादर है। चादर तो आप सब जानते होंगे,
चादर कैसे होती है, कुछ इस तरह के होती है, आवेशित है, इसके कारण कुछ दूरी पे हमको चाहिए क्या, विद्युत क्षेत्र। तो आज डेरिवेशन तो हम नहीं करने वाले हैं, चादर के कारण है। अब चादर जो है दो टाइप्स की हो सकती है, या तो कुचालक हो सकती है आपकी चादर, या तो चालक हो सकती है। कुचालक हो सकती है या तो चालक हो सकती है भैया। कुचालक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E बराबर सिग्मा बटे आएगा 2ε0। और अगर मैं चालक की बात करूँ तो यहाँ पे E बराबर आएगा सिग्मा बटे ε0। कहोगे सर सिग्मा हम नहीं जानते, तो भैया पीछे मैं अभी बताया आपको सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। ठीक, एक और है भैया, उसका नाम है गोला। क्या है, गोला। ये दो हो गया। थर्ड नंबर आप लोग लिख लीजिए क्या, एक समान आवेशित पतले गोली खोल का मतलब समझते हो, खोखला गोला भाई। गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। देखो भाई सिलेबस से तो ये बाहर हो गया है, यूपी बोर्ड वालों, खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। यूपी बोर्ड के सिलेबस से ये बाहर हो गया है। कहोगे सर खोल तो बना दीजिए, चलो भाई ये बना दिया। ठीक, ये गोला है, इसकी त्रिज्या भी दे दिया, इसका सेंटर भी दे दिया, इस पे खूब सारे आवेश बैठ के मौज कर रहे हैं। लो बैठा दो भाई, बैठ जाओ सब लोग मस्त से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, रात का माहौल है। कहोगे सर गोले में कहाँ पे निकालना है, तो इतना जान लो भैया 3 कंडीशन बनती है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, गोले के बाहर निकालते हैं। कहाँ पे, गोले के बाहर निकलेगा। बाहर कितना बाहर, जितनी इच्छा के भाई उतना बाहर निकाल लीजिए। बाहर ds, बाहर E, दूरी R। कहोगे सर एक निकल गया, दूसरा मैं कहता हूँ दूसरा आप गोले के अंदर कहीं पे भी निकाल लीजिए। गोले के अंदर इतना ध्यान देना है, आप जहाँ भी आप निकालेंगे, जिस बिंदु पे आप निकालेंगे वहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं से आपको गॉसियन पृष्ठ को गुजारना है। तो ध्यान से समझो भैया। नंबर 1 का हम लोग निकालेंगे E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। तो बाहर जो आएगा भैया वो KQ बटे, ध्यान से समझिएगा, KQ बटे R² आएगा। ठीक, बाहर कितना आएगा, KQ बटे R² इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और सर बाहर आ गया, पृष्ठ पे निकालो। नंबर 2 E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालना है, पृष्ठ पे निकालना है भाई। तो पृष्ठ का मतलब है KQ बटे कैपिटल R का स्क्वायर, चूँकि स्मॉल r बराबर हो जाएगा कैपिटल R के। ये पृष्ठ पे हो गया। कहोगे सर हमको अंदर निकालना है, तो E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और कहाँ पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भैया अंदर निकालनी है, और अंदर होता कितना है 0। तो यहाँ पे हो क्या गया 0, मतलब हीरो। ठीक, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। आज से इसी का एंड हो गया तीनों महीने। तो भाई तो फाइनली मैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का शॉर्टकट में रिवीजन आपको करवा दिया हूँ। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। अब मेरा कहाँ रहा, आपका रहा। ठीक।
तो नोट कर लीजिए फटाफट।